हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक आपका क्या कहते हैं कोर्स निकाला है। वो एमएससी के इक्विवेलेंट कोर्स है, ठीक है। तो उसमें आपका 2 ईयर, जैसे आप आईआईटीज में एमएससी करते हो या एनआईटीज या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एमएससी करते हो 2 ईयर्स का, वैसे भी भाभा ने इस साल ही नया निकालना स्टार्ट किया है। क्या कहते हैं एमएससी कोर्स। देखो, जो ये कोर्स है आपका, वो क्या कहते हैं रेडिएशन मेडिसिनल सेंटर फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो आपका मुंबई में है, वहाँ वहाँ ये सारा कोर्स आपका चलेगा, ठीक है। तो और जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको क्या कहते हैं इसमें से मिलेगी, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI से आपको जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री पे आपका ये लिखे रहेगा। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी, क्या कहते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की। तो ये तो था थोड़ा सा क्या कहते हैं पार्ट की, भाई कहाँ से कैसे डाल रहे हैं मतलब ये एडवर्टाइजमेंट। देखो ध्यान देना, जो एडवर्टाइज निकल है वो आपका 9 जनवरी से स्टार्ट है। 9 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट ध्यान देना, लास्ट डेट इसका क्या है, लास्ट डेट इसका आपका 29 आपका जनवरी है। ये बात हमेशा ध्यान दे रहना, ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है वो जाके पूरे फॉर्म को आप क्लिक करके, जब वहाँ लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सीधे ले जाके उस फॉर्म पे ले जाके छोड़ेगा। तो आप वहाँ जाके अपना पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करके आप फॉर्म भर सकते हो। देखो क्या है, इसमें तो 2 तरीके का कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। एक तो देखो, एक कोर्सेज क्या है, जैसे कि मान लो कि आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, तो उनके लिए ये वाला है हॉस्पिटल एंड रेडियो फार्मेसी, ठीक है। और जो अब क्या कहते हैं 12th में जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो और बीएससी रनिंग में आप चल रहे हो, ठीक है, बीएससी में आप जैसे चल रहे हो, बीएससी 3rd ईयर वाले में हो, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। बता रहा हूँ बस ये डिफरेंस क्या है। ये वाला न्यूक्लियर मेडिसिनल एंड मॉलिकुलर इमेजिंग आपका टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो 2 तरीके कोर्स हैं उन्होंने ऑफर किए हैं, ये 2 तरीके कोर्स। अब देखो ये कोर्स क्या होगा, ये कोर्स क्या होगा, आपको कैसे काम करना है। आपको वर्किंग एज अ रेडियो फार्मासिस्ट होता है, जो रेडियो फार्मासिस्ट होते हैं आपको क्या कहते हैं उनको वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा। और या फैकल्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिनल सेंटर, कि उससे क्या होता है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं उसमें 12th के बाद ही बच्चे जाते हैं, लेकिन आप क्या करोगे बीएससी के बाद जाओगे तो आपको क्या करता है, कभी जैसे कि पीएचडी वाले लोग होते हैं, पीएचडी करते हैं तो वो लैब भी लेते हैं, कभी कभी कोई लेक्चर्स भी लेते हैं। तो ऐसे भी आपको क्या कहते हैं एज अ फैकल्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिनल जो सेंटर है वहाँ आपको कुछ लेक्चर्स देने पड़ जाएंगे। मान लो वो आपके कोर्स में इंक्लूड होगा कि भाई आपको क्या कहते हैं एक सेमेस्टर में 3 से 4 प्रेजेंटेशन देनी है, जो क्या कहते हैं वहाँ मेडिसिनल सेंटर में, ठीक है। तो वो ध्यान दिए रहना, वो आपका मतलब एक वो कोर्स का एक पार्ट होगा, वो क्या होगा, एक कोर्स का एक पार्ट होगा, ठीक है। और ठीक है, ये एक फुल टाइम क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं फुल टाइम कोर्स है। आपको इसमें यह है कि अगर क्या कहते हैं ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो 2 तरीके से क्या कहते हैं एडमिशन लेता है। एक तो लेता है आपको इंट्रेंस से, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्सरशिप। और एक होता है कि स्पॉन्सरशिप। जैसे क्या होता है कुछ लोग जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कोई रिलेटेड अगर कोई क्या कहते हैं कोर्स से रिलेटेड कोई वर्क है, तो क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अपने लोगों को भेजता है, तो वो होता है स्पॉन्सर्ड होता है। और जो आप इंट्रेंस दे के जाओगे वो होगा नॉन स्पॉन्सर्ड। टोटल आपके पास यहाँ 10 सीटें हैं, 10 सीट हैं, उसमें आपको 5 स्पॉन्सर्ड हैं, 5 स्पॉन्सर्ड हैं और 5 आपका नॉन स्पॉन्सर्ड है। नॉन स्पॉन्सर्ड मतलब कि 5 इंट्रेंस से हैं और 5 विदाउट इंट्रेंस है, ठीक है। वो जो विदाउट इंट्रेंस होगा वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं बार्क वगैरह में जैसे जो होते हैं वो इस कोर्स को करना चाहते हैं तो वो नॉन स्पॉन्सर्ड में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और ये 2 साल का फुल कोर्स होगा, जैसे कि आप आईआईटी वगैरह में करते हो, ठीक। तो ये आपका 2021 और 2023 तक चलेगा, 2 साल का, ठीक, ये ध्यान दे रहे ना। और जैसे आईआईटी में 4 सेमेस्टर का कोर्स चलता है, इसमें भी आपका 4 सेमेस्टर का कोर्स चलेगा, ठीक। तो ये क्या था, बस इसमें क्या है फिजिक्स आपका केमिस्ट्री एंड बायो आएगा इसके एंट्रेंस में, ठीक है, तीनों चीज आएगी। और बीएससी के 3rd ईयर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी के 3rd ईयर वाले केमिस्ट्री में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये फिजिक्स होना बहुत मस्ट है, ठीक है। अगर बायोलॉजी वाले हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो उसके बाद दूसरा जो आपके लिए है, जो केमिस्ट्री वालों के लिए है, जैसे खासकर जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम पढ़ते हो उनके लिए आप देखो ये एमएससी केमिस्ट्री वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेडिसिनल वाला काम होगा, क्योंकि आप जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ते हो ज़्यादातर वो इसमें इससे रिलेटेड होगा, इस वाले कोर्स से रिलेटेड होगा।
इसमें क्या होगा कि आप वर्किंग एज ए न्यूक्लियर मेडिसिनल टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजीज में जो मतलब सेंटर्स होते हैं उनमें आपको काम करना पड़ेगा, लैब्स में काम करना पड़ेगा। इसमें भी वही है कि फैकल्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिनल सेंटर्स, जो आपका न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर है वहाँ आपको कभी कभी ना कभी लेक्चर्स देने पड़ सकते हैं, ठीक है, वो कोर्स वर्क का पार्ट होगा, ठीक। या टीचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो आप पढ़ा सकते हो उस इंस्टीट्यूट में, जैसे बाहर के कई सारे इंस्टीट्यूट है, आपको कभी कभी कोई लेक्चर कहीं लग जाते हैं, जैसे पीएचडी वाले के लगते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैं आपको थोड़ी सी बातें पहले ही बता दिया था। अब देखो यहाँ क्या है, ये एक फुल टाइम कोर्स होता है, और इसके जैसे इसके टाइम पीरियड के बिटवीन आप कहीं जॉब अदर नहीं कर सकते हो, ध्यान दे रहना। आप अगर कहीं के एम्प्लॉय हो तो आपको वो क्या कहते हैं जॉब छोड़ के आपको आनी पड़ेगी। बाद में भले आप 2 साल बाद जाके कोई नई जॉब ले लो, या आपकी पुरानी कोई जॉब है उसमें आप जाके फिर से जो उसका प्रोसेस है आप उसमें जॉब करो, बट यहाँ अगर हो तो आप कोई अदर जॉब नहीं कर सकते हो। ये इनकी प्राइमरी कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी कंडीशंस हैं, ये क्या कहते हैं आपके स्पॉन्सरशिप वाले के लिए। जो स्पॉन्सरशिप मतलब अगर कहीं कोई जॉब कर रहा है तो जॉब छोड़ के उसको आना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉन स्पॉन्सर हो तो आप तो एंट्रेंस दे रहे हो, आप कहीं तो जॉब वगैरह कर तो नहीं रहे हो, ठीक है, और कहीं कर रहे हो तो आपको छोड़ के आना पड़ेगा इसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक। क्योंकि आपको उनके हॉस्टल क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं, आपको वहीं उनके हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना। और ड्यूरेशन इस कोर्स का आपका 2 साल का ड्यूरेशन है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ये 2 साल का ड्यूरेशंस है, ठीक है, इस कोर्स का, जैसे प्योर एमएससी तरीके से चलता है। अब देखो रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स यह है कि आपका जो क्या कहते हैं बीएससी आपका फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो या मैथ से हो, ठीक है, किसी एक से हो। जो आपका बीएससी जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो ऑनर्स में होता है, ठीक है। अदर रीजनल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीज़ पढ़ते हैं। तो कोई में से आप बीएससी हो, क्योंकि क्या होता है कि अदर यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइजेशन लास्ट थर्ड ईयर में जाके आपका स्पेशलाइजेशन आता है। लेकिन क्या होता है कि डीयू में पढ़ते हो अगर आप, तो आपका क्या कहते हैं पहले से बीएससी ऑनर्स रहता है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। तो आप इसीलिए इन्होंने बोला कि आप तो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथ में हो, तीनों में किसी में से आप एक हो, चाहे आप रीजनल यूनिवर्सिटी से हो चाहे आप डीयू से हो, आप दोनों अप्लीकेबल हो, ठीक। एक तो ये है, और एक तो आपका आता है ये, और आपके पास ये ध्यान देना बीएससी इन लाइफ साइंस, जो आपका रेडियो फार्मासिस्ट वाले थे वो अब बीएससी अगर लाइफ साइंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। विथ फिजिक्स सब्जेक्ट आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स आप कहीं ना कहीं बीएससी में थोड़ा बहुत पढ़े हो, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान दे रहना। फिजिक्स जैसे कि डीयू के एक सेमेस्टर में आप फिजिक्स चॉइस आती है फिजिक्स आपको लेने के लिए, तो फिजिक्स आपका जरूर होना चाहिए, ये ध्यान दे रहना। फिजिक्स अगर ये हैं, ये अगर बायो वाले हैं तो वो फिजिक्स एक सेमेस्टर कहीं ना कहीं एक आपका पढ़े ही हो, वो मतलब एक सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पढ़े हो तो तभी आप अप्लीकेबल हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना। और ये बातें हैं। और आपके पास जो कैंडिडेट है वो आपके पास जितने, अगर आप बीएससी किए हैं, ठीक है, और ध्यान बीएससी किए हैं तो आपको 50% मार्क्स आपका बीएससी में होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान देना बी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा वाले जो होते हैं, जैसे हमारा बीएससी होता है वैसे बायो वाले को बी फार्मा होता है, ठीक है। बी फार्मा वाले रेडियो फार्मासिस्ट वाले के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि वो क्या है, वो आपका बायोलॉजी से चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स है आपकी 1 मई 2020 से, ठीक है। तो और एज रिलैक्सेशन वही जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होते हैं भाई, आपका ST SC हो तो आपका 5 ईयर्स है, OBC हो आपका 3 ईयर्स है, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो 10 ईयर्स आपका क्या कहते हैं रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक। इसलिए ये एज बहुत ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो स्पॉन्सरशिप से आएगा, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन उसको भेजेगा, जो भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो अगर मान लो तो वो 35 ईयर का या क्या कहते हैं OBC है तो 38 ईयर्स हो गया, इसीलिए इन्होंने एज को इंक्रीज करके रखा हुआ है, एज को इसीलिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके रखा हुआ है, तो ये ध्यान दे रहना। अब देखो नंबर ऑफ सीट, मैंने आपको पहले बोला था नंबर ऑफ सीट, देखो इसमें कितना है, नंबर ऑफ सीट 10 नंबर है, और 5 आपका नॉन स्पॉन्सर्ड है, जो मतलब आप कॉमन एंट्रेंस देके जाओगे, ठीक है। और 5 आपके पास स्पॉन्सर्ड है, जो किसी इंस्टीट्यूट बार्क में क्या कहते हैं आपको एडमिशन दिलवाएगी, ठीक है। तो आप उसमें वहाँ इससे क्या तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो बार्क में से उनका कहीं रिलेशन होता है कि बार्क से, भाई उनका रिसर्च है, उनका काम बार्क से रिलेटेड है, तो वो वहाँ जाके MSc अपना 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक। तो ये ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या है कि आपके पास जो कैंडिडेट हैं वो आपके पास मिनिमम ध्यान देना, जो आपका स्कॉलरशिप होगी वो आपका स्कॉलरशिप दो तरीके से आएंगी, ठीक है। कैंडिडेट जो आपके स्पॉन्सर्ड होंगे वो भी उनके पास भी आपके पास
50% आपका एग्रीगेट बीएससी में होना चाहिए, जो स्पॉन्सर्ड वाले हैं, ये बात ध्यान दे रहना, ठीक, ये बात ध्यान दे रहना। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा क्या कहते हैं ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। और टोटल आउट ऑफ 10 1 सीट आपका एसटी एससी और ओबीसी के लिए रिजर्व है, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्पॉन्सर्ड हो। मान लो अगर कोई नॉन स्पॉन्सर्ड से आ गया तो वो एसटी एससी, तो वो स्पॉन्सर्ड की फिर क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड वाली सीट पे नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं कोई स्पॉन्सर्ड सीट से एसटी एससी नहीं आ सकता, तो एक सीटें उनके लिए रिजर्व हैं, ठीक है, एक कैटेगरी वाली, तो ये ध्यान दे रहना। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, जो हमारा यहाँ टेस्ट होगा वो होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट। भले कैट लिख दिया है, कैट लिख दिया है, इसका मतलब है कॉमन एडमिशन टेस्ट। वो वाला कैट मत समझना जो क्या कहते हैं एमबीए वाला होता है, वो होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो एमबीए के लिए होता है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कॉमन एडमिशन टेस्ट, ध्यान देना, यहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कॉमन एडमिशन टेस्ट, नाम इसका शॉर्टकट समझ जाना, कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट हो गया। तो जो आपका कैट का एग्जाम होगा वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होगा, मतलब जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आएगी। अगर आप क्या कहते हैं इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कहते हैं आपका ये सेकंड यहाँ वाला जो लेक्चर्स है वो यहाँ वाले जो आपके कोर्स वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो, न्यूक्लियर मेडिसिनल एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले के लिए। और अगर आप रेडियो फार्मासिस्ट के फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपके लिए बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना। ये इसीलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आपके पास क्या कहते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स या आपका पास बायोलॉजी होना चाहिए। अब और साथ साथ आप बीएससी तो हो ही, बीएससी लास्ट ईयर में आप चल ही रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान दे रहना। और ये जो गवर्नमेंट ये जो आपका फॉर्म मिलेगा वो आपका देखना यहाँ www.bar.gov.in, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वैसे भी मिल जाएगा कि आपको इतना कहाँ क्लिक करना है, सीधे ले जाके आप बार के उसी पेज पे ले जाके छोड़ेगा जहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा, तो ये ध्यान दे रहना, ठीक। और सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट आपके सेलेक्ट होंगे उनको आपको क्या कहते हैं एक एडमिट मेल आएगा कि भाई आप सेलेक्टेड हो गए हो, आप इंटरव्यू के लिए आओ, ठीक है, ये ध्यान दे रहना, ये ध्यान देना, काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए आप आओ। आपका वो क्या कहते हैं वो बात की बातें हैं, पहले तो एंट्रेंस क्लियर करो, फिर वो मेल आपको क्या कहते हैं भेजते रहते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या है कि ये जो डिग्री मिलेगी आपको यहाँ से यही होमी भाभा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट से मिलेगी, ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको क्या कहते हैं बता दिया। और जो नॉन स्पॉन्सर्ड क्या कहते हैं स्टूडेंट होंगे जो एंट्रेंस क्रैक करके जाएंगे उनको आपको मिलेगा 15,000 पर मंथ, और जो आपका स्पॉन्सर्ड होंगे उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं के एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं मिलता है। जो आप नॉन स्पॉन्सर्ड वाले होते हो उन्हीं को मिलता है, ध्यान देना। स्टाइपेंड जो आपको मिलती है वो आपको स्टाइपेंड मिलती है वो आपको क्या कहते हैं नॉन स्पॉन्सर्ड वाले को मिलती है, मतलब हम आप जैसे कॉमन एंट्रेंस देके जाएंगे, ठीक है, तो वो ये ध्यान दिए रहना। और एक खास बात यह है कि जैसे कि आप अगर मान लो सब कुछ आपका प्रोसेस हो गया, आप क्लियर कर लिए एग्जाम, आपका इंटरव्यू भी सही हो गया, फिर ये क्या होता है कि आपको 10,000 जैसे सीट लॉक करने के लिए आपको 10,000 रुपीज़ देना होता है। जैसे आईआईटीज़ में क्या होता है कि आपकी रैंक आ जाती है, को जो भी आईआईटी आप सेलेक्ट करते हो उसको आप फ्रीज करते हो, फ्रीज करने में भी वहाँ आईआईटी वाले भी देखो 10,000 लेते थे, ठीक है, लेते हैं 10,000 12,000 के आसपास जो भी रहता है वो उस साल का वो ड्राफ्ट बन के आता है, ठीक है। तो एक क्या होता है डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट आपको करना होता है मनी की आपको सीट लॉक करने के लिए। तो आप जब सीट लॉक करोगे तो आपको 10,000 रुपये सीट देना पड़ेगा सीट लॉक के लिए। और जब वहाँ आप क्या कहते हैं कोर्स करने जाओगे तो आपको 2,000 रुपये वापस हो जाएगा। तो मतलब सीट लॉक के लिए आपको पहले कन्फर्मेशन देना पड़ेगा कि 10,000 डिपॉजिट करके कि हाँ हम यहाँ आ रहे हैं सीट लॉक कर रहे हैं। जब वहाँ पढ़ते रहोगे किसी महीने आपको बीच में आपको 2,000 रुपये वापस मिल जाता है, या आप जब कोर्स आपका कंप्लीट होता है तो नो ड्यूज क्लियरेंस कराते हो तो जो भी पैसा आपका ज़्यादा क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट के पास रहता है वो आपको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी दे सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि वो आपको रिटर्न कर देंगे कभी भी, ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना। और आपका बॉन्ड जो होता है वो जो भी एमएससी आप करोगे वो आपको 2 ईयर्स का बॉन्ड यहाँ लेना पड़ेगा, 2 ईयर्स का बॉन्ड आपको एक भरना पड़ता है वहाँ जाओगे, ठीक है, वो आपको 2 ईयर्स बॉन्ड भरना पड़ेगा कि इसके बीच में आप कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर आप छोड़ के जाते हो 2 ईयर्स का बॉन्ड ब्रेक करते हो तो वो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस होती हैं उसके बिहाफ पे आप पे थोड़ा बहुत फाइन लगता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है कि ये ध्यान देना कि ये लास्ट डेट सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लास्ट डेट जो है ये आपका 29 आपका क्या कहते हैं जनवरी 2021 है, और ठीक है 5 बजे तक पहले आप इसको क्या कहते हैं भर देना क्योंकि ये निकल चुका है, ठीक है, ये कहते हैं 9 जनवरी को ये फॉर्म, ठीक। अब देखो यहाँ ये जो आपका स्पॉन्सर्ड वाले हैं उनको तो एक फॉर्म ये भर के जमा करना होगा, जो स्पॉन्सर्ड वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना
ये वही है कि क्या कहते हैं, अगर आप स्पॉन्सर्ड हो तो आपको यहाँ से स्टाम्प वगैरह लगवा के देना पड़ेगा कि आप हाँ स्पॉन्सर्ड हो इस इंस्टीट्यूट से, ठीक है, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको जानना होता था, बार्क ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इसमें आप बस ध्यान देना कि सीटें बहुत कम है, आपको 5-10 है और 5 इसमें स्पॉन्सर्ड है और 5 आपके नॉन स्पॉन्सर्ड है, 5 आपके स्पॉन्सर्ड है और 5 नॉन स्पॉन्सर्ड है, नॉन स्पॉन्सर्ड। तो आप अगर कॉमन एंट्रेंस दोगे, मतलब आप जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या कहते हैं ये नॉन स्पॉन्सर्ड वाली बेनिफिट है, और इसमें बेनिफिट यही है कि आपको 15,000 पर मंथ मिलता रहेगा, 15,000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा। आई थिंक आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाई हुए होगे। ओके, थैंक यू।